हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल शेयर विचार। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपको फॉल्स ब्रेकआउट कैसे अवॉइड करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग शेयर मार्केट में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पर ट्रेड करते हैं, लेकिन फिर वो स्टॉक ब्रेकआउट देने के बाद वापस नीचे आ जाता है। तो आपको इन फॉल्स ब्रेकआउट से कैसे बचना है, चलिए देखते हैं। आप में से बहुत सारे लोग जिन ने ब्रेकआउट ट्रेड किया होगा, उन्हें ऑब्जर्व किया होगा कि कभी कभी वो स्टॉक ब्रेकआउट देने के बाद वापस रिटर्न आ जाता है और फॉल्स ब्रेकआउट की कैटेगरी में चले जाता है। और अगर आपने ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी ट्रेड नहीं किया है तो आप आई बटन पे दिए हुए वीडियो को जरूर चेक कीजिए और ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी का यूज करके आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं आप देखिए। आपको ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी यूज करते वक्त ये याद रखना है कि आपको लिक्विड स्टॉक्स में ही ट्रेड करना है, यानी कि जहाँ पे अच्छे वॉल्यूम आ रहे हैं वैसे ही स्टॉक्स में ट्रेड कीजिए। तो फर्स्ट रीजन है स्टॉक्स का फॉल्स ब्रेकआउट देने का कि वो 250 EMA के नीचे ट्रेड करते हैं, यानी कि वो जो स्टॉक प्राइस चल रहा है करंट मार्केट में उसका वो प्राइस 50 डेज मूविंग एवरेज या फिर 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे चलता है। ये जो 50 डेज मूविंग एवरेज और 200 डेज मूविंग एवरेज ये रेजिस्टेंस का काम करते हैं उस प्राइस के लिए। जब भी वो प्राइस वहाँ पे स्ट्राइक करता है, वहाँ तक जाता है, तो कभी कभी वो ब्रेकआउट नहीं दे पाता EMA का, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे EMA भी यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ही काम करते हैं। तो वो स्टॉक का रेजिस्टेंस पॉइंट हो जाता है, तो वहाँ पे जाने के बाद प्राइस रिजेक्ट करता है और वापस नीचे आ जाता है। इसलिए अगर आपको फॉल्स ब्रेकआउट से बचना है तो सबसे पहली बात याद रखनी है कि जो प्राइस है स्टॉक का वो 200 डेज एंड 50 डेज EMA के ऊपर होना चाहिए। अगर आप सोच रहे होंगे कि 250 EMA ही क्यों चूज किया गया है, तो 200 डेज इसलिए चूज किया गया है क्योंकि ऐसा माना जाता है एक साल में 200 डेज ट्रेडिंग डेज रहते हैं, यानी कि साल में 200 दिन तक मार्केट खुला ही रहता है। उसके अलावा 50 डेज इसलिए सिलेक्ट किया गया है कि एक क्वार्टर का, यहाँ पे एक क्वार्टर के बारे में सोचा गया है, यानी कि 3 महीने का, क्योंकि साल में 4 क्वार्टर होते हैं। तो 3 मंथ्स में अराउंड 50 डेज के आसपास ट्रेडिंग डेज रहते हैं, यानी कि मार्केट खुला रहता है। तो आपको जो क्वार्टरली में अच्छे मूवमेंट दे रहे हैं उसके अलावा उसका एक साल में अच्छा मूवमेंट है, यानी कि वो दोनों जो स्टॉक प्राइस चल रहा है 50 EMA और 200 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है वैसे ही स्टॉक्स सिलेक्ट करने हैं। चलिए हम एक एग्जांपल देखते हैं जहाँ पे 50 डेज EMA या 200 EMA डे के कारण वो स्टॉक प्राइस ब्रेकआउट देने के बाद वापस रिजेक्ट किया और फॉल्स ब्रेकआउट की कैटेगरी में चला गया। तो हम ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म की हेल्प से चार्ट देखेंगे। अभी ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट आप देख सकते हैं स्क्रीन पे खुल चुकी है। मैं वहाँ पे स्टॉक सर्च करूँगा। मैं EIH होटल का स्टॉक सर्च कर रहा हूँ एक्चुअली ब्रेकआउट स्टॉक्स में। और उसके अलावा ये एग्जांपल देखना कि 50 EMA या 200 EMA को रेजिस्टेंस फेस किया है, तो इसलिए मैंने EIH स्टॉक लिया है, उसने ये चीज़ किया है। तो आप देख पाएंगे अभी कंप्यूटर स्क्रीन पे। ओके, तो देख सकते हैं मैंने EIH होटल का स्टॉक खोल दिया है डेली टाइम फ्रेम में। मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आप नए हो शेयर मार्केट में तो डेली और उसके ऊपर वाले टाइम फ्रेम पे ही ट्रेड कीजिए, यानी कि डेली, वीकली, मंथली पे। डेली के नीचे ना जाइए। तो हम पहले यहाँ देखते कि इसने ब्रेकआउट कैसे दिया है। आप यहाँ जाइए लेफ्ट साइड में ट्रेंड लाइंस में जाके हॉरिजॉन्टल लाइन सेलेक्ट कीजिए और आप ऑब्जर्व कीजिए चार्ट में कि कहाँ पे उसने प्राइस रिजेक्शन फेल किया है, यानी कि एक पॉइंट पे जाने के बाद रेजिस्टेंस फेल किया है और वापस प्राइस नीचे आया है। तो आप ऑब्जर्व करोगे कि उसने इस लेवल पे, यानी कि ये 80 से 81 की लेवल पे 2 बार प्राइस रिजेक्ट किया है। एक बार यहाँ पे जाने के बाद, मैं इसको ड्रॉ भी कर देता हूँ आपके लिए, एक बार यहाँ पे जाने के बाद और एक बार यहाँ पे जाने के बाद 2 बार यहाँ पे उसने प्राइस रिजेक्ट किया है। और जब थर्ड बार वो यहाँ पे आया तो वो आने के बाद उसने ब्रेकआउट दिया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, सपोर्ट की तरह काम किया, यानी कि वो जो उसका रेजिस्टेंस था अब सपोर्ट बन गया था। फिर ऊपर गया बट वापस नीचे आ गया और फिर अभी वापस ऊपर जाके वापस नीचे आ रहा है वो, यानी कि उसने ब्रेकआउट तो दिया बट वो ट्रू ब्रेकआउट नहीं हुआ, फॉल्स ब्रेकआउट के अंदर आ गया। तो ऐसा क्यों हुआ? तो हम इसका रीज़न जानते हैं। मैं यहाँ पे जाऊँगा, कुछ इंडिकेटर्स ऐड करता हूँ। अब हमने 50 EMA एंड 200 EMA के बारे में बात की है, तो मैं मूविंग एवरेज का सर्च करूँगा। मूविंग एवरेज मैंने एक्सपोनेंशियल सिलेक्ट करूँगा, 2 कर लेता हूँ क्योंकि मुझे 50 और 200 दोनों यूज़ करना है। तो मैं एक को रख दूँगा 50 डेज मूविंग एवरेज यानी कि लेंथ, और मैं एक को रखूँगा 200 डेज मूविंग एवरेज। इसका कलर चेंज कर देते हैं हम।
ताकि दोनों के कलर सेम ना रहे। ओके, तो मैंने दोनों के कलर चेंज कर दिया। अभी आप यहाँ पे ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि जब प्राइस ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, मैं जूमिंग करके दिखाया, तो ये यहाँ पे जाने के बाद इस एरिया में जैसे ही उसने 200 EMA, क्योंकि 200 EMA ऑरेंज लाइन है, को टच किया तो वो प्राइस रिजेक्ट हुआ। तो आप देख सकते हैं कि उसने ब्रेकआउट तो दिया बट 200 EMA उसका रेजिस्टेंस की तरह काम किया, क्योंकि एक तरीके से मूविंग एवरेज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ही काम करते हैं। आप इधर भी देख सकते हैं, जैसे कि इसे मैं मूव कर देता हूँ, ये आता है यहाँ पे प्राइस रिजेक्ट किया, आया रिजेक्ट किया, आया रिजेक्ट किया। तो ये 50 EMA एंड 200 EMA दोनों रेजिस्टेंस की तरह ही काम करते हैं। तो यहाँ पे उसने रेजिस्टेंस फेस किया, वापस नीचे आया, वापस ऊपर गया, लेकिन नीचे। तो यानी कि जो 200 EMA अगर बीच में नहीं रहता, उसको कोई रेजिस्टेंस नहीं रहता, तो मे भी हो सकता है उसका टारगेट जो है, यानी कि जो 130 से 140 की रेंज जो बन रही है वहाँ तक जाता है वो स्टॉक, बट वो नहीं जा पाया। वो 95 की लेवल से ही, मतलब यहाँ के लेवल से ही वापस आ गया, इस लेवल से 95 की लेवल से वापस आ गया, क्योंकि उसको जो EMA था वो उसका रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। तो इसके लिए आपको 50 डेज एंड 200 डेज EMA के ऊपर वाले स्टॉक्स ही ट्रेड करने हैं। तो ये था फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड, आपको ऐसे स्टॉक्स देखने हैं जो ब्रेकआउट देते वक्त सडन ब्रेकआउट नहीं दिए हैं। वो या तो जिगजैग पैटर्न में ऊपर आए हैं, या फिर ब्रेकआउट आने के पास थोड़ी देर स्टे किए हैं और उसके बाद ब्रेकआउट दिए हैं। हम इसको भी एक चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। ओके, तो हम इस टाइम पे स्टॉक सर्च करेंगे MFSL का, जो मैक्स फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड है। उस स्टॉक में आप देखेंगे किस तरह वो स्टॉक डायरेक्ट राइज ना देके या सडन गेन ना देके कैसे मूवमेंट दिया है और कैसे वो फॉल्स ब्रेकआउट के अंदर नहीं आया है। तो यहाँ मैंने पहले से ब्रेकआउट की लाइन ड्रॉ करके रखी है, मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए रिमूव कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पहले ही मूविंग एवरेज डाल के रखे, 50 डेज मूविंग एवरेज एंड 200 डेज मूविंग एवरेज। आप देख सकते हैं कि वो ब्रेकआउट के टाइम पे, यहाँ ब्रेकआउट का टाइम था यहाँ पे, तो उस टाइम पे तो वो प्राइस जो चल रहा था वो 50 डेज एंड 200 दोनों के ऊपर ही चल रहा था। मैं इसको वापस डिलीट कर देता। ओके, अभी हम यहाँ पे जाके हॉरिजॉन्टल लाइन सेलेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पे आप जूम इन करोगे तो आप ऑब्जर्व करोगे कि ये जो रेंज थी, यानी कि 495 से 500 की, उस टाइम पे ये रेजिस्टेंस फील कर रहा था। जैसे ही प्राइस वहाँ पे गया, नीचे आया, वहाँ पे गया, नीचे आया, वहाँ पे फिर कुछ टाइम तक स्टे किया इस रेंज पे, और उसके बाद उसने ब्रेकआउट दिया और उसके बाद फिर वो स्टॉक नीचे आया ही, सॉरी यहाँ पे कुछ गलत हो गया, फिर उसके बाद वो नीचे यहाँ पे आया ही नहीं। तो ये हुआ ट्रू ब्रेकआउट, फॉल्स ब्रेकआउट के अंदर नहीं आया। तो इसलिए आपको ब्रेकआउट देते वक्त, जब भी स्टॉक ब्रेकआउट देता है, तो ये देखना है कि वो ब्रेकआउट या तो जिगजैग पैटर्न में, यानी कि हायर आए, हायर लो, हायर आए, हायर लो, हायर आए, हायर लो। यानी कि अगर मैं ड्रॉ करूँ तुम्हारे लिए, तो आप ट्रेंड लाइन लेके ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ से ऊपर गया, फिर वो यही पॉइंट से नीचे आया, फिर यही पॉइंट से ऊपर गया, फिर वो पॉइंट से और एक बार नीचे आया। लेकिन जब भी वो नीचे आ रहा था तो अपना जो लो था वो ब्रेक नहीं कर रहा था, यानी कि इस लो के नीचे नहीं गया, फिर नेक्स्ट टाइम इस लो के नीचे नहीं गया, फिर नेक्स्ट टाइम जब यहाँ लो बनाया उसने तो इस लो के नीचे नहीं गया, तो जिगजैग पैटर्न में ऊपर जा रहा था। तो आपको वैसे ही स्टॉक्स देखने हैं जो जिगजैग पैटर्न में ऊपर जाते वक्त और सडन रेज नहीं कर रहे, जिगजैग पैटर्न में ऊपर जा रहे हैं और फिर ब्रेकआउट दे रहे हैं। तो आपको वैसे स्टॉक्स ट्रेड करने हैं। और थर्ड पॉइंट ये है कि ब्रेकआउट देते वक्त वॉल्यूम ज़्यादा रहना चाहिए, क्योंकि जो मार्केट में मेन मूवमेंट आती है वो बड़े इन्वेस्टर्स या बड़े ट्रेडर्स ही लाते हैं, यानी कि हम जैसे छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स ये चीज़ नहीं कर सकते, मार्केट को मूव नहीं कर सकते। जो जब भी अगर ब्रेकआउट के चांसेस है, यानी कि कोई स्टॉक ब्रेकआउट देने वाला है, तो वो अच्छे वॉल्यूम से देना चाहिए। लो वॉल्यूम वाला ब्रेकआउट रियल ब्रेकआउट नहीं कहा जाता है, वो भी कभी कभी फॉल्स ब्रेकआउट की कैटेगरी में आ जाता है। इसका एग्जाम्पल भी एक चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन किया जाएगा, आप देख सकते हैं। हम फिर से ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म का यूज़ करेंगे। हम यहाँ पे स्टॉक सर्च करेंगे क्विक हिल, आप देख सकते हैं क्विक हिल आ गया। इसका मैं फुल फीचर चार्ट खोल दूंगा क्विक हिल का। ओके, क्विक हिल का फुल फीचर चार्ट खुल गया है। मैं इसको बेटर अंडरस्टैंड की पहले मूविंग एवरेज थोड़ा निकाल देता हूँ ताकि चीज़ें कॉम्प्लेक्स ना हो। प्राइस जो था वो आप देख सकते हैं मूविंग एवरेज के ऊपर ही चल रहा है, 50 डेज एंड 200 के। तो आप देखोगे कि मैं टाइम फ्रेम में वीकली कर लूँ, चलो डेली रहने देते हैं। आप ऑब्जर्व करोगे
कि वो, ये भी लाइन में रिमूव कर देता ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो चार्ट जो पहले खुलेगा वो ऐसे खुलेगा, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है क्विक हिल में। मैं पहले हॉरिजॉन्टल लाइन सेलेक्ट कर लेता और ऑब्जर्व करता कि कौन से प्राइस से प्राइस रिजेक्ट करना स्टार्ट हुई है। तो ये एक प्राइस था जहाँ से प्राइस रिजेक्ट कर रही थी। या फिर यहाँ पे अगर आप और जूम इन करोगे तो यहाँ पे भी ऑब्जर्व करोगे कि इस रेंज के बाद भी प्राइस ने रिजेक्ट किया था, यानी कि जो ये 120 से 127 की रेंज थी, 124 से 127, वहाँ पे भी प्राइस आ रहा था, रिजेक्ट कर रहा था, आ रहा था, रिजेक्ट कर रहा था, आ रहा था, रिजेक्ट कर रहा था, फिर ब्रेकआउट दिया, फिर वही रेजिस्टेंस सपोर्ट के लिए काम किया। ब्रेकआउट देने के बाद जब वहाँ पे गया, जैसे कि आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो, ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ तक गया वो जो उसका प्रीवियस रेजिस्टेंस पॉइंट था, और फिर वापस नीचे आया, बट उस टाइम पे जो उसका रेजिस्टेंस था सपोर्ट की तरह काम किया, फिर से ऊपर गया, फिर से सपोर्ट काम किया और फिर ब्रेकआउट दिया उसने फिर से। तो आप देखिए यहाँ पे फिर से वो रेजिस्टेंस का था, यहाँ ब्रेकआउट दिया, जूम इन करूँगा तो फिर से वो ब्रेकआउट देने के बाद फिर से रिट्रेस किया और फिर से भी ऊपर जा रहा है वो। तो इसने जब भी ब्रेकआउट दिया है, अब यहाँ पे जो ब्रेकआउट दिया था उसने, आप ऑब्जर्व करोगे तो प्रीवियस डे वॉल्यूम्स चल रहे थे, उससे कितना ज़्यादा वॉल्यूम आया है, उसके कितने टाइम्स वॉल्यूम आया है और कितने ज़बरदस्त वॉल्यूम पे उसने ब्रेकआउट दिया है। तो जब इतने ज़बरदस्त वॉल्यूम पर ब्रेकआउट दे रहा है तो ये ब्रेकआउट बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, क्योंकि हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर इतनी ज़्यादा वॉल्यूम लेके नहीं आ सकते एक स्टॉक में। ये कोई बड़ा इन्वेस्टर यहाँ पे है, बड़ा ट्रेडर उसमें पैसे डाल रहा है और ये उसको मूवमेंट कर रहा है। मार्केट की मूवमेंट बड़े लोग ही लाते हैं। तो आपको ऐसे ही स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, जहाँ पे अच्छे वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट हो रहा है। यहाँ पे वॉल्यूम देखिए आप, जब भी उसने ये दिया, ब्रेकआउट दिया, उस टाइम पे क्या वॉल्यूम थी, यहाँ पे जब ब्रेकआउट दिया उसने तो यहाँ कितनी ज़बरदस्त वॉल्यूम आई है। तो आपको ऐसे वाले स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है। तो ये थे मेन 3 रीज़न्स ब्रेकआउट फेल होने के। इसके अलावा और कुछ रीज़न्स मेनली होते नहीं है ब्रेकआउट फेल होने के। आपको ये 3 चीज़ अच्छे से देखना चाहिए कि ये तीनों चीज़ें सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं स्टॉक, तभी ब्रेकआउट ट्रेड कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। और उसके अलावा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए अपना, और अपना टारगेट पहले से डिसाइड करके रखिए। तो आप वह सब चीज़ें फॉलो करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। हमेशा अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी हाई रखिए ताकि आपका रिस्क कम हो और रिवॉर्ड ज़्यादा हो। आप अगर वैसे ट्रेड्स करोगे तो लॉन्ग टर्म में आप काफ़ी प्रॉफिट कमा सकते हो। बिकॉज स्टॉक मार्केट में आपको एक ही स्ट्रैटेजी चाहिए सक्सेसफुल होने के लिए, और इतनी प्रैक्टिस कीजिए कि वो स्ट्रैटेजी में आपसे अच्छा कोई होना ही नहीं चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्प किया होगा। अगर ये वीडियो से आप कुछ नया सीखे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।